फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान अफवाह जो प्रणाली है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सर्वप्रथम अपन बात करें तो अरब सागर का अफवाह तंत्र, और इसका यानी कि ये है 17%। जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है इसका यानी कि 17% हिस्सा है, जिसमें लूनी नदी गिरती है अरब सागर में। पश्चिमी बनास है, साबरमती है, माही, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही, ये चारों नदियां अपना जल अरब सागर में डालती है। तो राजस्थान में अरब सागर का अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? 17%। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का 23% हिस्सा है, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी नदियां अपना जल उड़ेलती हैं। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा है 23%, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तीसरा आता है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, और इसका हिस्सा है 60%, यानी कि अधिकतर नदियां राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जिसमें घग्गर, कातली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा और लीक नदी। सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है घग्गर। तो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का हिस्सा कितना है? 60%, सर्वाधिक है, जिसमें घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लीक नदी ये अपना यानी कि जल कहीं नहीं गिराती हैं। इनका जल यानी कि आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, और ये 60% है, यानी कि इनका जल है वो जमीन में ही लुप्त हो जाता है। फिर सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं वो अरब सागर का अफवाह तंत्र का हिस्सा है। वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र कहलाता है। अरब सागर में कच्छ का रण आता है और खंबात की खाड़ी है। अरब सागर में एक तो कच्छ का रण है, कुछ नदियां अपना जल कच्छ का जो रण है उसमें गिराती हैं, कुछ नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं, जो कि अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी है। अब सर्वप्रथम अपन देखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ये अजमेर का नाग पहाड़ है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। और सर्वप्रथम जब लूनी नदी निकलती है तो ये यानी कि साबरमती के नाम से निकलती है, और फिर इसमें पुष्कर के सकरा में यहाँ सरस्वती नदी इसमें आकर के मिल जाती है, तब यहाँ से इसका नाम लूनी होता है। तो यानी कि पुष्कर से पहले इसका नाम साबरमती रहता है, और जैसे ही इसमें सरस्वती नदी आकर के मिल जाती है तो इसका नाम लूनी हो जाता है। फिर क्या होता है, इसके अंदर गुहिया नदी आकर के सर्वप्रथम मिल जाती है, और एकमात्र जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो है जोजड़ी नदी, जो लूनी नदी में मिलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ये अजमेर का नाग पहाड़ है, यहाँ से निकलेगी और पुष्कर में यानी कि सरस्वती नदी आकर के जब इसमें मिल जाती है तो यहाँ से इसका नाम लूनी होता है। जब ये निकलती है तब इसका नाम सागरमती होता है। सर्वप्रथम इसमें गुहिया नदी आकर मिलती है, और गुहिया नदी और बांडी नदी दोनों आकर के इसमें मिलती हैं। फिर बांडी नदी मिलती है। फिर आगे अपन बढ़ें तो सूकड़ी नदी आकर के लूनी में मिलती है, और सूकड़ी में यहाँ बांकली गांव में यानी बांकली गांव जालोर में इस पर बांकली बांध बना हुआ है सूकड़ी नदी पर। फिर सूकड़ी के बाद में इसमें आकर के जवाई नदी मिलती है, और जवाई बांध यानी कि पाली में बना हुआ है। और फिर जवाई नदी के अंदर ही खारी नदी मिलती है, और फिर अपना जल लूनी नदी में ले जाती है। फिर जो सागी नदी है यह आकर के लूनी में, अंतिम जो नदी है वो सागी है जो लूनी में आकर मिलती है। और लूनी अपना जल कहाँ ले जाती है? कच्छ का रण है अरब सागर में, वहाँ गिराती दी है। तो ये था लूनी नदी का अफवाह तंत्र। अब पढ़ेंगे डिटेल से। उपनाम सागरमती, लूनी नदी के उपनाम क्या क्या हैं? सागरमती, लवणवती, लवणवती इसका प्राचीन नाम है।
साकरी पुष्कर तक इसका नाम सागरमती रहता है, और साकरी पुष्कर में जब सरस्वती नदी आकर के इसमें मिल जाती है तब इसका नाम लूनी हो जाता है। अंतः सलीला, लूनी नदी को अंतः सलीला किसने कहा? कालिदास ने कहा। किसको? लूनी नदी को। लूनी नदी को अंतः सलीला किसने कहा? कालिदास ने। आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है, और मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लूनी के नाम है। क्या क्या हो गए? सागरमती, लवणवती और अंतः सलीला कालिदास ने कहा, आदि मीठी आदि खारी नदी और मारवाड़ की गंगा। अब उद्गम स्थल लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। जब ये निकलती है उद्गम स्थल से इसका नाम सागरमती होता है, और गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नदी की धारा यानी सरस्वती नदी इसमें मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में बहती हुई कच्छ के रण अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब ये जिले हैं, कैसे याद करोगे? एक ट्रिक है कि अन्ना का ब्याह पाजो बाबा जालोर में हुआ। अन्ना का ब्याह पाजो बाबा जालोर में हुआ। अन्ना यानी अजमेर, ना यानी नागौर, ब्याह यानी का साइलेंट रहेगा, तो अन्ना का ब्याह पाजो बाबा जालोर में हुआ। तो अन्ना यानी अजमेर, ना यानी नागौर, ब्यावर, पाली, जो यानी जोधपुर, बालोतरा, बाबा बालोतरा और बाड़मेर और फिर जालोर। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। आगे देखो, लूनी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ काला भूरा डूंगर है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ काला भूरा डूंगर है। राजस्थान के संपूर्ण अपवाद क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। राजस्थान का जो संपूर्ण अपवाद क्षेत्र का लगभग लूनी नदी का भाग कितना है? बेसिन का, लूनी बेसिन का 10.4%। बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। लूनी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, यानी बालोतरा तक लूनी नदी का जल है वो मीठा होता है, फिर खारा हो जाता है। सांचौर जालोर में रेल नाडा कहते हैं। लूनी नदी को सांचौर जालोर में क्या कहते हैं? रेल या नाडा कहते हैं। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। कहाँ? पाली और बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी का जल है वो क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। लूनी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की अपन बात करें तो लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सागी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सागी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अब सर्वप्रथम जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से है? तो जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर पोंडलू गांव से निकलती है। जोजड़ी नदी नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, कौन सी है वो? जोजड़ी नदी। वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है,
तो ये कहाँ से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट आगे है लीलड़ी नदी। इसका उद्गम होता है जवाजा ब्यावर से। लीलड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाजा ब्यावर से होता है। फिर आती है सूकड़ी नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम देसूरी पाली से होता है। सूकड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देसूरी पाली से। समदड़ी बालोतरा से पहले लूनी नदी में मिलती है। समदड़ी बालोतरा से पहले ये किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली से होता है। समदड़ी बालोतरा में ये लूनी नदी में मिल जाती है। अगला है बांकली बांध। बांकली बांध बांकली गांव जालोर में सूकड़ी नदी पर बना है। बांकली बांध बांकली ही गांव जालोर में सूकड़ी नदी पर बना है। अगला है जवाई नदी। अगली कौन सी आती है? जवाई नदी लूनी की सहायक। उद्गम इसका होता है गोरैया गांव बाली पाली से होता है। जवाई नदी का उद्गम गोरैया गांव की बाली पाली की पहाड़ियों से होता है। सहायक नदी खारी नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी। जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है। जो जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली में स्थित है जवाई नदी पर। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। अगली आती है सागी नदी। सागी नदी उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से। फिर अगली आती है बांडी नदी। ये सभी लूनी की सहायक नदियाँ हैं। बांडी नदी का उद्गम फुलाद गांव पाली से होता है। बांडी नदी का उद्गम फुलाद गांव पाली से होता है। आहुआ कस्बा व पाली नगर स्थित है। बांडी नदी पर आहुआ कस्बा बसा हुआ है और पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है भाई। जो हेमावास बांध है वो पाली में बांडी नदी पर स्थित है। सहायक नदी गुहिया नदी है। बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गुहिया नदी। फिर आगे अपन पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी। अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोई से होता है। पश्चिमी बनास जो नदी है इसका उद्गम सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोई से होता है। आबू व गुजरात के दिशा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। जो पश्चिमी बनास नदी है ये आबू व गुजरात के डिसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है और सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोई से निकलती है। इसकी सहायक नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ सूकली और सिप्पू नदी है। पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? सूकली और सिप्पू नदी। पश्चिमी बनास बांध सिरोई में इसी नदी पर बना हुआ है। सहायक नदियाँ पश्चिमी बनास की सूकली और सिप्पू है। पश्चिमी बनास बांध यानी कि सिरोई में पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है। यहाँ से देखो डायग्राम से, ये सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोई है और ये सनवारा की पहाड़ियाँ हैं सिरोई में। और यहाँ से तो जो सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोई है यहाँ से पश्चिमी बनास नदी निकलती है। ये पश्चिमी बनास नदी है भाई। और इसी पश्चिमी बनास नदी पर आप देखोगे तो यानी कि एक तो गुजरात का डिसा शहर है वो बसा हुआ है, एक आबू सिरोई का आबू शहर बसा हुआ है। तो डिसा शहर और आबू ये इसी पश्चिमी बनास नदी पर बसे हुए शहर है। और फिर ये पश्चिमी बनास नदी है ये कच्छ के रण में गिर जाती है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी पदराला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। ये पदराला की पहाड़ियाँ हैं कोटड़ा उदयपुर में। तो पदराला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है और इसमें आकर के सेई नदी मिलती है। यहाँ से सेई नदी मिलती है। इससे पहले वाक्कल नदी है वो भी आकर के इसी में मिल जाती है। बेतरक नदी ये भी साबरमती में आकर मिल जाती है।
अहमदाबाद शहर है ये साबरमती पर बसा हुआ है। साबरमती आश्रम भी साबरमती नदी पर है और खंबात की खाड़ी में फिर ये गिर जाती है। तो इस प्रकार आप इसको समझ पाएंगे। साबरमती नदी पदराला गांव की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। वाकल, बेतरक, सेई और अहमदाबाद जो शहर है ये भी इस पर बसा हुआ है। साबरमती आश्रम भी इसी पर है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो यहाँ से उद्गम। साबरमती नदी का उद्गम पदराला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से होता है। साबरमती की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में साबरमती नदी की लंबाई यानी कि 45 किलोमीटर है। तो साबरमती नदी का उद्गम पदराला गांव की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से होता है। कुल लंबाई की बात करें तो साबरमती नदी की 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। उदयपुर से बहकर साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर और गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। यानी अहमदाबाद शहर, गांधीनगर और गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वाकल, सेई, हतमती, बेतरक, इसे वात्रक भी बोलते हैं, और मेसवा और माजम, ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? वाकल, सेई, हतमती, हातमती भी बोलते हैं इसे, बेतरक और मेसवा और माजम। अब देखते हैं वाकल नदी, जो कि साबरमती की सहायक नदी है। वाकल वाकल नदी का उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और फिर साबरमती में मिल जाती है। अगली है सेई नदी। सेई नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। सेई नदी उद्गम उदयपुर से होता है। सेई बांध बनाया गया है सेई नदी पर। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जल की आपूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो सेई नदी पर है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो कि जवाई बांध को जल की आपूर्ति करती है। 6.7 किलोमीटर लंबी है। अगली आती है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील से होता है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। यानी माही नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो 576 किलोमीटर है। राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। उपनाम क्या क्या है माही नदी के? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, ये माही नदी के उपनाम है भाई। कौन कौन से? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा भी कहते हैं माही नदी को, कांठल की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा भी माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहते हैं। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा में। जो माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती है। माही नदी बांसवाड़ा के खादू गांव में प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ से डूंगरपुर में बहती है। बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। बनास नदी का जो प्रवेश है वो खादू गांव बांसवाड़ा से है, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल डाल देती है। अब देखो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के अमरोरू की जो पहाड़ी है यहाँ से ये नदी निकलती है माही नदी, और फिर अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती है ये माही नदी। फिर खादू गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है राजस्थान में, और माही बजाज सागर बांध भी इसी माही नदी पर बांसवाड़ा में बनाया गया है। फिर
यहाँ से ये वापस टर्न होती है तो इसमें दो नदियाँ और मिल जाती हैं माही नदी में। यानी कि यहाँ से इसमें भंवर माता की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़ से भंवर माता की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। और जाखम नदी जब ये निकलती है तो जाखम नदी पर यहाँ जाखम बांध भी बनाया गया है और फिर ये माही नदी में मिल जाती है। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से एक नदी निकलती है सोम नदी, और ये भी आकर माही नदी में मिल जाती है। और यहाँ इनका त्रिवेणी संगम है वेणेश्वर डूंगरपुर में सोम माही जाखम का, जहाँ वेणेश्वर धाम है। फिर गुजरात में कडाना बांध भी स्थित है माही नदी पर। कहाँ? गुजरात में कडाना बांध। फिर माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो इसको पढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा से होता है। यानी राजस्थान की एकमात्र नदी जिस दिशा से प्रवेश करती है उसी दिशा से बाहर आती है, तो दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है और उसी तरफ वापस लौट जाती है। तो एकमात्र नदी माही नदी है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती है इस प्रकार। कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। यानी माही नदी के प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाती है माही नदी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। तीन राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। माही नदी तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। बेणेश्वर डूंगरपुर गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। जो बेणेश्वर धाम है जो गलियाकोट डूंगरपुर में, वो माही नदी के किनारे स्थित है। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम वेणेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में होता है। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम वेणेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में होता है। अब माही नदी पर बने बांध, ये बांध बनाए गए हैं माही नदी पर। माही नदी पर बने बांध, माही बजाज सागर बांध पहला बांध है माही बजाज सागर बांध, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यानी कि माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर लंबा है, यानी 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, जो कि 3109 मीटर लंबा है। विद्युत उत्पादन करता है 140 मेगावाट और उद्घाटन इसका 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कि 3109 मीटर लंबा है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट करता है और इसका उद्घाटन माही बजाज सागर का उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। फिर देखते हैं इस पर कागदी पिकअप बांध बनाया गया है माही नदी पर। दूसरा बांध कौन सा? कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा में बनाया गया है। ये भी कागदी गांव बांसवाड़ा में बनाया गया बांध है। तीसरा बांध है कडाना बांध जो कि माही नदी पर है। ये रामपुर गुजरात में बनाया गया है माही नदी पर। अब माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? माही नदी की सहायक नदियाँ इराऊ, ईरू, एराव, बादर, मोरेन, सोम और जाखम। यानी माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इराऊ, ईरू, एराव, बादर, मोरेन, सोम और जाखम। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अनास, चाप और हरण। इसको आप ध्यान में रखेंगे भाई, तीन नदियाँ ये बाईं तरफ से मिलती हैं। किस में? माही नदी में। तो माही नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? अनास, चाप और हरण। अनास, चाप और हरण। अब सर्वप्रथम देखते हैं सोम नदी जो माही की सहायक नदी है। उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से होता है। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ
ऋषभदेव उदयपुर से होता है। सोमनाथ मंदिर भी इसी नदी पर बनाया गया है, डूंगरपुर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर में बनाया गया है, यानी कि सोम कमला और अंबा बांध है वो सोम नदी पर डूंगरपुर में बनाया गया है। फिर जाखम नदी, जो माही की सहायक नदी है, अगली कौन सी? जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम स्थल भंवर माता की पहाड़ी यानी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से होता है। इसी नदी पर जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में बनाया गया है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यानी 81 मीटर ऊंचा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो इम्पोर्टेंट है भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है और 81 मीटर ऊंचा है। फिर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। तो सर्वप्रथम नदी अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, उसकी प्रमुख नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उपनाम क्या क्या है? चर्मणवती, कामधेनु और नित्यवाही। चंबल नदी के उपनाम चर्मणवती, कामधेनु और नित्यवाही। इसका उद्गम चंबल नदी का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा जाती है, फिर कोटा के बाद जाती है यानी कि कोटा के बाद बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, यानी वर्तमान संदर्भ में चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में पूछी जाए कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है कौन सी? चंबल नदी। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति चंबल नदी से होती है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अब चंबल नदी को अपन डायग्राम से समझते हैं। ये जानापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो यानी कि चंबल नदी में दाईं तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? काली सिंध नदी मिलती है यहाँ कोटा के ननेरा गांव में, और काली सिंध में आहू नदी मिल जाती है, परवन नदी मिल जाती है और चंद्रभागा नदी मिलती है। फिर आगे इसमें बामनी नदी आकर के दाईं तरफ से मिल जाती है, और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ये बामनी नदी बाईं ओर से मिलती है और ये दाईं तरफ से आकर के मिलती है। बाईं तरफ से आकर बामनी नदी मिलती है और ये हीरापुरा की पहाड़ियाँ, यानी कि हीरापुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, बेगू चित्तौड़गढ़ की जो हीरापुरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बामनी नदी आकर के मिल जाती है चंबल नदी में। फिर पार्वती नदी आकर के इसमें मिलती है दाईं तरफ से। फिर कुन्नू नदी भी दाईं तरफ से मिलती है। सीप नदी है, ये भी दाईं तरफ से मिलती है। बाईं तरफ से मिलने वाली नदी बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, कुराल, बामनी, मेज और यानी कि बनास नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी इसमें आकर मिलती है और फिर चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में गिरा देती है। हैंगिंग ब्रिज, यह है हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। देश का तो चौथा है और राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। चूल या जलप्रपात,
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गांगे सुसु यानी डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। नोट भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया था। अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ। पहली नदी है काली सिंध नदी। इसका उद्गम बांकली गांव मध्य प्रदेश से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम बांकली गांव मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ में प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल में मिलती है। यानी कि काली सिंध नदी का उद्गम बांकली गांव, तो काली सिंध नदी है, इसका उद्गम बांकली गांव मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है और नवनेरा कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। कौन कौन से जिलों में बहती है काली सिंध नदी? झालावाड़, कोटा, बारा और पुनः फिर कोटा में चली जाती है। पहले झालावाड़ में प्रवेश करती है काली सिंध, फिर कोटा, फिर बारा और फिर पुनः कोटा में चली जाती है। काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, नीमाच और उजाड़ हैं। यानी कि काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आहू, परवन, चंद्रभागा, नीमाच और उजाड़ हैं। अब परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़ बारा में बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध में मिल जाती है। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर बारा में बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध में मिल जाती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में बना है। परवन नदी की सहायक नदी कौन सी है? काली खाड़, और काली खाड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है। अगली आहू नदी, ये भी चंबल की सहायक है। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सीहोर क्षेत्र एमपी यानी मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश करियाहट बारा में होता है। पार्वती नदी यानी करियाहट बारा में प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान में बारा व कोटा में बहती हुई पाली घाट सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिल जाती है। फिर कुन्नू नदी, अगली चंबल की सहायक नदी कौन सी है? कुन्नू नदी। कुन्नू नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बारा में बहकर चंबल में मिलती है। यानी कुन्नू नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से होता है, और बारा में बहती हुई किस में मिल जाती है? चंबल में। अगली नदी है आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा में इस नदी पर आलनिया बांध बना है। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है और कोटा में इस पर आलनिया बांध बना है। अगली नदी है चंबल की सहायक नदी बामनी नदी या वापनी नदी।
बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू चित्तौड़गढ़ से होता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिलती है। जो बामनी नदी है और इस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बनाया गया है। बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू चित्तौड़गढ़ से होता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है और यहीं पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। कुराल नदी, चंबल की अगली सहायक नदी कौन सी है? कुराल नदी। कुराल का उद्गम उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है। कुराल नदी उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी का उद्गम उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है। भीलवाड़ा बूंदी में बहकर चंबल में मिल जाती है। अगली सहायक नदी चंबल की मेज नदी है। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। इसके सहायक नदी मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। जो मेज नदी है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और मेज नदी की सहायक नदी है मांगली नदी। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात यानी बूंदी में बना हुआ है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। चंबल की अन्य सहायक नदियां गुंजाली, चाकण, घोड़ा पछाड़ नदी और बनास नदी हैं। चंबल की अन्य सहायक नदियां गुंजाली, चाकण, घोड़ा पछाड़ और बनास नदी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं बनास नदी अगले वीडियो में।